फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है। ठीक है, हमारे प्रोग्राम में सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में कम से कम एक फंक्शन जरूर होगा। वो एक फंक्शन कौन सा है? तो मेन नाम का एक फंक्शन होता है। फंक्शन को हम पहचानते कैसे हैं? तो फंक्शन के बगल में एक पैरेंथेसिस होता है। इस पैरेंथेसिस को देखकर हम पहचान सकते हैं कि ये एक फंक्शन है। अब फंक्शन को लिखते कैसे हैं? तो फंक्शन को लिखने के लिए हमें करना होगा, सबसे पहले तो एक नाम देना पड़ेगा। तो जैसे मैंने फंक्शन का नाम दे दिया, मान लो फन। उसके बाद मुझे इसके पैरामीटर्स बताने होते हैं। तो फंक्शन का जो सिंबल है वो पैरेंथेसिस स्टार्ट किया, और उस पैरेंथेसिस के अंदर मुझे इसके पैरामीटर्स को बताना होता है। इसमें पैरामीटर्स जो है वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, इवन नहीं भी हो सकता है। तो मान लो मैंने दो पैरामीटर का एक फंक्शन बनाया है, तो मुझे दोनों पैरामीटर यहाँ पे बताने पड़ेंगे कि उस पैरामीटर का नाम क्या है। तो जैसे मान लो इंट ए किया और इंट बी किया। जरूरी नहीं है इंट ही हो, आप कोई दूसरा टाइप का भी बना सकते हो। इसके अलावा हमें इस फंक्शन का एक रिटर्न टाइप बताना होता है। रिटर्न टाइप का मतलब कि मेरा फंक्शन जो आउटपुट जनरेट कर रहा है वो आउटपुट किस तरह का है। तो जैसे मैंने दो इंटीजर पे वर्क किया है, तो मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि जो रिजल्ट मिलेगा वो भी एक इंटीजर ही जैसा मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंट। ठीक है, अगर जब मुझे इसको डिक्लेयर करना है, अगर मुझे इसको डिक्लेयर करना है तो मुझे यहाँ पे सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। फंक्शन में तीन चीजें इन्वॉल्व होती है। पहला होता है उसका डिक्लेरेशन, जो कि अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। दूसरा होता है उसकी डेफिनीशन। डेफिनीशन का मतलब कि ये फंक्शन जो टास्क परफॉर्म करने वाला है वो क्या है, मतलब मुझे इसकी स्टेटमेंट्स को लिखने होंगे। तो अगर मुझे इसका डेफिनीशन लिखना है तो मुझे फिर से ऐसे ही करना पड़ेगा। डेटा रिटर्न टाइप लिखा, फंक्शन का नाम लिखा, उसके पैरामीटर बताए, और इस बार सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, और अब स्टार्ट कर देंगे हम उसकी बॉडी। और इसकी बॉडी के अंदर वो सारे टास्क, वो सारे स्टेटमेंट जो इस फंक्शन से मैं करवाना चाहता हूँ। ठीक है, ये हो गया डेफिनीशन। डेफिनीशन के बाद मुझे क्या करना है? डेफिनीशन के बाद मुझे इस एक बार फंक्शन को कॉल करने की जरूरत होती है। तो जो थर्ड चीज होती है वो होती है फंक्शन का कॉलिंग। फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको क्या करना होगा? फंक्शन का नाम लिखना होगा सिर्फ, और उसके जितने भी पैरामीटर्स हैं, जैसे यहाँ पे दो पैरामीटर हैं तो मुझे यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट पास करने होते हैं, दो वैल्यूज पास करनी होती है। मान लो 5 और 3। इसका मतलब ये 5 जो है वो मैं ए के लिए बोल रहा हूँ, ये 3 जो है वो मैं बी के लिए बोल रहा हूँ। आपको ये ध्यान देना होगा कि जब आप वैल्यू पास करते हो, जब ये वैल्यू यहाँ पे देते हो, तो जितने आर्ग्यूमेंट, जितने पैरामीटर यहाँ होंगे उतने ही आर्ग्यूमेंट्स आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। जिस ऑर्डर में होंगे उसी ऑर्डर में देना होगा। जैसे मान लो कि पहला इंट था, दूसरा जो है कैर टाइप का है, तीसरा जो है फ्लोट टाइप का है, मान लो पैरामीटर। तो आपको इसी ऑर्डर में यहाँ पे भी देना होगा। मतलब पहला नंबर इंटीजर, दूसरा एक कैरेक्टर, और तीसरा एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। आप इसको उल्टा सीधा नहीं कर सकते हो, इसी सीक्वेंस में आपको, उसी ऑर्डर में आपको नंबर देने होंगे। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन का नाम लिखा, उसके सारे पैरामीटर्स का आर्गुमेंट दे दिया, और फिर यहाँ पे हमने इस सेमीकोलन लगा दिया। फंक्शन का कॉल नॉर्मली जो है किसी दूसरे फंक्शन के अंदर, खास करके मेन नाम का फंक्शन जो होता है उसके अंदर ही होता है, लेकिन ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप फंक्शन का कॉल कभी भी कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो। ठीक है, अब चलो इसके एक दो प्रोग्राम देख लेते हैं तो आपको क्लियर जा। हमें एक प्रोग्राम बनाना है सी प्लस प्लस में, जिसमें मुझे ये फाइंड आउट करना है कि यूजर के द्वारा टाइप किया गया दो नंबर्स देगा, यूजर दो नंबर देगा, और आपको ये पता करना है कि उन दोनों नंबर में कौन सा नंबर जो है वो लार्जेस्ट है। ठीक है, ये वाला प्रोग्राम आप लोगों ने नॉर्मली पहले भी बना रखा है, लेकिन इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे हम। यहाँ यूज करेंगे एक फंक्शन, फिर हम फंक्शन को कॉल करेंगे, और देन वो रिजल्ट हमें देगा। मतलब अगर इसका सीक्वेंस देखा जाए कि ये फंक्शन कैसे काम करेगा प्रोग्राम, तो सबसे पहले हमें मेन लिखना होगा। ठीक है, मेन में मैं दो इंटीजर ले लूंगा, मान लो ए और बी। उसके बाद मैं कॉल करूंगा एक फंक्शन को, एक फंक्शन को कॉल करूंगा। फंक्शन का कॉल मान लो मैंने नाम दे दिया है मैक्स। ये मैक्स नाम का फंक्शन है, और मैं इसमें पैरामीटर ए और बी को पास करूंगा।
फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन को कॉल करने के बाद मुझे एक जगह इस फंक्शन का डेफिनेशन भी लिखा हुआ मिलेगा। तो मान लो ये है फंक्शन का डेफिनेशन। तो जैसे ही मैं फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये मेन वाले में मान लेते हैं कि इसके बाद भी बहुत सारी लाइनें लिखी होंगी, हो सकता है कोई और टास्क भी कर रहा होगा मेन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे ही इस मेन में ये फंक्शन दिखेगा तो क्या होगा, इसके बाद की सारी लाइनें चलना बंद हो जाएंगी, पॉज हो जाएंगी। फिर हम अपने फंक्शन के डेफिनेशन के पास चले जाएंगे। उसके बाद फंक्शन अपना बॉडी, जो भी इसकी बॉडी स्टेटमेंट में लिखा है वो सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। सारे स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट हो जाने के बाद फिर हम यहाँ से वापस आएंगे उसी लोकेशन पे जहाँ पे हम छोड़कर गए थे। और जब हम वापस आएंगे तो उसके बाद ये सारे स्टेटमेंट जो पॉज हो चुके थे उसका एग्जीक्यूशन दोबारा स्टार्ट होगा। ठीक है, ये होता है फ्लो हमारे प्रोग्राम का। फिर से बोल रहा हूँ, एक नॉर्मल सीक्वेंस में प्रोग्राम चलता है हमेशा। मान लो जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं उसमें मेन नाम का जो फंक्शन होता है वहां से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेन एग्जीक्यूट हो रहा होगा, मेन एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बीच में एक फंक्शन का कॉल आया। तो फंक्शन का कॉल जिस लोकेशन पे आता है उस लोकेशन के बाद के सारे स्टेटमेंट अगर प्रोग्राम में लिखे हुए हैं तो ये सब थोड़ी देर के लिए पाउज्ड हो जाते हैं। ठीक है, और हमारा कंट्रोल जो है, हमारा कंप्यूटर, हमारा सीपीयू जो है वो उस फंक्शन के डेफिनेशन के पास चला जाता है। फंक्शन के डेफिनेशन के पास जाएंगे, फंक्शन की बॉडी में जो कुछ भी स्टेटमेंट लिखा है वो सारे स्टेटमेंट रन होंगे। और जब वो सब स्टेटमेंट रन हो जाएगा तो फिर हम वापस पहुंचेंगे वहां जहां से हम गए थे। ठीक है, और ये वाला स्टेटमेंट अब रन हो चुका है तो फिर ये जो पाउज्ड हुआ था ये दोबारा स्टार्ट होगा एग्जीक्यूट होना। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं एक बात और क्लियर कर दूं, जब हम फंक्शन को इस तरह से बना रहे हैं तो जैसे मैंने यहाँ पे दो वैल्यू पास किया a और b। यहाँ पे जब फंक्शन की डेफिनेशन थी तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम था x और y। तो होता ये है कि ये a की वैल्यू जो है, ये a की वैल्यू, ये a की वैल्यू कॉपी हो जाती है पहले वाले में। सिमिलरली इस b की वैल्यू कॉपी हो जाएगी दूसरे वाले में। ध्यान देना मैंने वर्ड यूज किया है कॉपी हो जाता है, मतलब a में आप जो भी डेटा दोगे वो डेटा इस x में जाके कॉपी हो जाएगा, b में आप जो भी डेटा दोगे वो वाला डेटा y में जाकर के कॉपी हो जाएगा। इस तरह से जब हम फंक्शन को यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इसको भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल फंक्शन का ओवरऑल आपको पता चला होगा कि फंक्शन एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है। अब चलो प्रोग्राम पे चलते हैं। मैंने पहले से ही बना के रखा है प्रोग्राम टाइम सेव करने के लिए, तो यहाँ पे आके देख ले क्या है। देखो, हमें एक फंक्शन क्रिएट करना था जिसमें मैं यूजर से 2 नंबर या 3 नंबर लेने वाला हूं और उन तीनों नंबर में जो लार्जेस्ट है वो नंबर फाइंड आउट करके बताने वाला हूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले देखो हेडर फाइल तो लिखना ही है अपने को, नेम स्पेस वाली स्टेटमेंट लिखना ही है। ये उसके बाद जो स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे इंट फाइंड बिगेस्ट इंट इंट इंट, ये कहलाता है फंक्शन का डिक्लेरेशन। कई बार हम इसको प्रोटोटाइप भी बोलते हैं। ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन बोलो या फंक्शन का प्रोटोटाइप बोलो, एक ही बात है। प्रोटोटाइप या डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि हम कंप्यूटर को सिर्फ इतना बता रहे हैं कि मैं इस तरह का एक फंक्शन आगे इस्तेमाल करने वाला हूं। ठीक है, जैसे एक बस इंक्वायरी, एक जानकारी दे रहे हैं। एक्चुअल में उसके अंदर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है वो नहीं बताया है, सिर्फ मैंने एक हिंट दे दिया है कंप्यूटर को, कंपाइलर को, कि एक फंक्शन में बिगेस्ट नाम का, फाइंड बिगेस्ट नाम का बनाऊंगा जिसके अंदर टोटल 3 पैरामीटर्स होंगे और वो तीनों पैरामीटर्स जो है इंटीजर 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 टाइप का है। साथ ही साथ ये जो फंक्शन रिटर्न करेगा वैल्यू, वो वैल्यू भी इंटीजर टाइप का, बस एक हिंट दे रहे हैं। इस तरह से जब आप हिंट देते हो तो उसको हम बोलते हैं फंक्शन का प्रोटोटाइप या फंक्शन का डिक्लेरेशन। और इसमें ध्यान देना, यहाँ पे सेमीकोलन जरूर से जरूर लगाना होता है। फंक्शन के डिक्लेरेशन में हमें सेमीकोलन देना ही पड़ता है।
ठीक है। फिर हमारा दूसरा फंक्शन यहाँ पे दिखेगा आपको मेन नाम का, ये भी एक फंक्शन ही है। कैसे पता है मुझे? क्योंकि यहाँ पे भी पैरेंथेसिस आपको दिख रहा है। पैरेंथेसिस दिखा नहीं कि समझ जाओ कि वो फंक्शन है। ठीक है। अब मेन कोई सा भी प्रोग्राम लिखो आप सी सी प्लस प्लस में, वो स्टार्ट होता है मेन से ही, चाहे उस प्रोग्राम में कितने ही फंक्शन क्यों ना लिखे हो, हमेशा स्टार्ट होगा वो मेन से ही। तो मेन फंक्शन में हम गए सबसे पहले। मेन फंक्शन में अगर आप देखोगे ध्यान से, तो मैंने क्या कर रखा है, 3 नंबर्स जो है वो डिक्लेयर कर रखे हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ठीक है। ये वेरिएबल्स है डबल टाइप के, कोई बात नहीं, ये सब हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। 3 नंबर्स जो है वो डिक्लेयर्ड हो गए, 3 नंबर को मेमोरी मिल गई। ठीक है। उसके बाद सी इन सी आउट की मदद से मैं उन तीनों वेरिएबल्स में नंबर ले लूंगा। ठीक है। ये स्टेटमेंट मुझे नहीं लगता समझाने की जरूरत है। तो मान लो यूजर ने नंबर दिया है, पहले में 10 है, दूसरे में 20 है और तीसरे में 30 है। मुझे फाइंड आउट करना है कि इन तीनों में से लार्जेस्ट कौन सा है। आप चाहो तो इसको यहीं पे इफ एल्स लगा करके यूज करके बता सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्या, मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ फंक्शन का कंसेप्ट, इसलिए मुझे डायरेक्ट उसका रिजल्ट ना बता के फंक्शन का कॉल करूंगा, और फंक्शन का कॉल के अंदर वो सारे स्टेटमेंट लिखे होंगे और वहां से मुझे एक रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। आप चाहते तो डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसको सॉल्व करने के लिए। जब तीनों नंबर मुझे मिल गए इन तीनों स्टेटमेंट की वजह से, तो फिर मैंने क्या किया, फंक्शन का कॉल। फंक्शन का कॉल जो है वो स्टेप नंबर 22 में लिखा है, ये वाला स्टेटमेंट। आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ क्या क्या है। सबसे पहले तो एक वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर किया हुआ है रिजल्ट का नाम से, और उसका डेटा टाइप है इंट। ठीक है। आप डबल भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ से क्या है, फाइंड बिगेस्ट नाम का जो फंक्शन था, मतलब यहाँ पे वो वाले फंक्शन को मैंने कॉल किया है। ये फंक्शन का कॉल है, ये कैसे मुझे पता है, क्योंकि आप देखोगे तो ये फंक्शन का कॉल, ये स्टेटमेंट कहाँ लिखा है, एक दूसरे फंक्शन की बॉडी के अंदर, और मैंने जब इसको कॉल किया है तो यहाँ पे सेमी कॉलन भी लगा रखा है। ठीक है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हो कि ये फंक्शन का कॉल है, ना कि फंक्शन का प्रोटोटाइप या डिक्लेरेशन। प्रोटोटाइप या डिक्लेरेशन होता तो उसका रिटर्न टाइप भी लिखा हुआ होता, जबकि यहाँ रिटर्न टाइप नहीं लिखा है। तो ये एक फंक्शन का कॉल है। इसमें हुआ क्या, जो हमने नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 लिया था, उन तीनों को एज ए आर्ग्यूमेंट मैंने पास कर दिया। ठीक है। अब देखो ये स्टेटमेंट एक्चुअल में है क्या। इस स्टेटमेंट में आप देख सकते हो कि यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर लगे हैं। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। इस वाले स्टेटमेंट में आप देख सकते हो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है, और असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में हमें पहले से ही पता है, हमने पढ़ रखा है कि असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो सबसे पहले राइट हैंड साइड को इवेल्युएट करता है, जिसको मैं आर वैल्यू बोलता हूँ। ठीक है। आर वैल्यू को इवेल्युएट करके उसकी जो भी डेटा आएगी वो कॉपी करता है, कहाँ पे, जो भी उसकी एल वैल्यू है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हुए वैल्यू में। मतलब ये असाइनमेंट ऑपरेटर काम कैसे करेगा, पहले ये इवेल्युएट होगा जो राइट हैंड साइड में लिखा है, इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो जाकर के इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल में कॉपी होगा। ठीक है। तो इसका मतलब कि जब ये स्टेटमेंट चल रहा है उस समय सबसे पहले मुझे राइट हैंड साइड को इवेल्युएट करना है, और राइट हैंड साइड मतलब ये वाला स्टेटमेंट को इवेल्युएट करना है। और ये वाला स्टेटमेंट एक्चुअल में क्या है, ये एक फंक्शन कॉल है। यानी कि मैं इन दोनों स्टेटमेंट, इस लाइन के बाद 22 नंबर के बाद 23 और 24 को पॉज कर दूंगा। अभी बताया था कि फंक्शन का कॉल देखते ही कंट्रोल हमारा यहाँ पे चला जाता है इसकी डेफिनेशन के पास, और उसके बाद के सारे लाइन जो है पाउज्ड हो जाते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट अभी रन नहीं हो रहा। हम कहाँ चले गए, जैसे ये लाइन दिखा तो हम चले गए इसके डेफिनेशन के पास। उसकी डेफिनेशन कहाँ लिखी है, लाइन नंबर 26 में। ठीक है। अब ये फंक्शन की डेफिनेशन ये कैसे मुझे मालूम है, क्योंकि आप देखोगे अगर ध्यान से तो इसकी प्रोटोटाइप बिल्कुल पहले की जैसी ही है। मैंने फंक्शन का नाम दिया है, फंक्शन के सारे पैरामीटर्स लिख रखे हैं, और उसका रिटर्न टाइप भी है। साथ ही साथ यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लिखा है। सेमीकोलन नहीं लिखा है, सेमीकोलन रहता तो मतलब डेफिनेशन होती, फंक्शन सेमीकोलन नहीं है इसका मतलब कि वो उसकी डेफिनेशन है। अगर होता तो डिक्लेरेशन होता, नहीं है इसका मतलब ये डेफिनेशन है। ठीक है। और दूसरी बात, ये फंक्शन का डेफिनेशन जो है वो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेन कहां से स्टार्ट हुआ था, मेन इसका स्टार्टिंग लोकेशन है यहाँ पर, और मेन क्लोज कहाँ हुआ है,
यहाँ पे मेन क्लोज हो चुका है, ठीक है। यानी कि ये डेफिनेशन जो है जो मेन वाला फंक्शन था उस मेन फंक्शन की बॉडी के बाहर है, ठीक है। तो डेफिनेशन किसी भी फंक्शन का जो है बॉडी के बाहर ही होता है, मेन के, है ना। अब चलो इसकी डेफिनेशन के को देखते हैं उसमें क्या क्या लिख रखा है। जब आप फंक्शन की डेफिनेशन के पास गए, ठीक से, जब आप फंक्शन की डेफिनेशन के पास गए तो आपको दिख रहा है फंक्शन का नाम और उसके तीनों वैल्यूज। अभी मैंने एग्जांपल जो लिया था वो ये लिया था कि पहली वैल्यू 10 है, दूसरी वैल्यू 20 है और तीसरी वैल्यू 30 है, ठीक है। तो यानी कि ये 10 जो है वो नंबर 1 में कॉपी हो जाएगा, ये 20 जो है नंबर 2 में कॉपी हो जाएगा, ये 30 जो है वो नंबर 3 में कॉपी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जब हम नंबर को कॉपी करते हैं तो वो कहलाता है पास बाय वैल्यू, ठीक है। अब देखो इस फंक्शन की बॉडी यहां से स्टार्ट हो गई है, ठीक है। उसकी बॉडी के अंदर मैंने एक वेरिएबल और भी डिक्लेयर कर रखा है बिगेस्ट के नाम से, कोई बात नहीं, आप जितना चाहो उतना यूज कर सकते हो वेरिएबल, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। देन अब मुझे ये लार्जेस्ट फाइंड आउट करना है, तो लार्जेस्ट फाइंड आउट करने के लिए मुझे इफ एल्स इफ का यूज करना पड़ेगा। तो उसका आपको पता है कि कैसे होता है। देखो हम लार्जेस्ट नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। लार्जेस्ट नंबर अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मुझे तीन चेक करना होगा। मान लो N1, सॉरी, मान लो 3 नंबर हैं A, B और C, इन तीनों में लार्जेस्ट फाइंड आउट करना है तो मैं लिखूंगा सबसे पहले इफ A ग्रेटर देन B, ठीक है। और उसकी बॉडी के अंदर मैं चेक करूंगा इफ B ग्रेटर देन C। अगर ये कंडीशन है इसका मतलब क्या हुआ, ए जो है बी से ग्रेटर है और बी जो है सी से ग्रेटर है, इसका मतलब सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, ए, ठीक है। तो यहां से मुझे आंसर मिलेगा लार्जेस्ट जो है होगा वो होगा ए। सिमिलरली मैं दूसरे कंडीशन को भी चेक कर सकता हूं, तो ये कंडीशन मैं नहीं बता रहा आपको, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो हम चलो इस प्रोग्राम पे आ जाते हैं वापस। मैंने क्या चेक किया, नंबर 1 जो है वो ग्रेटर है नंबर 2 से। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो हम इफ की बॉडी के अंदर जाएंगे। इफ की बॉडी के अंदर फिर से इफ मिला आपको, नंबर 1 जो है ग्रेटर है नंबर 3 से, तो नंबर 1 जो है नंबर 2 से ग्रेटर था तभी तो आप यहाँ पे आए हो। इसका मतलब नंबर 1 जो है 2 से तो ग्रेटर है, और यहाँ लिखा है नंबर 1 3 से भी ग्रेटर है, इसका मतलब नंबर 1 सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा नंबर है, सबसे ग्रेटेस्ट जो है वो नंबर 1 ही है। तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होगा तो हम रिटर्न कर देंगे नंबर 1, और अगर ये वाला कंडीशन फॉल्स हुआ इसका मतलब नंबर 1 नंबर 2 से तो ग्रेटर था लेकिन नंबर 3 से ग्रेटर नहीं था, इसका मतलब कौन सा नंबर सबसे लार्जेस्ट होगा, सबसे लार्जेस्ट होगा नंबर 3, ठीक है। ये मैथमेटिक्स है, इसमें और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। तो यहां से मुझे मिला एक कंडीशन इफ का। उसके बाद मैं फिर से चेक करूंगा अगला कंडीशन। अगला कंडीशन क्या है कि अगर ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाए, नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2 नहीं होगा, इसका मतलब नंबर 2 बड़ा है, तो हम फिर चेक करेंगे नंबर 2 और नंबर 3 के बीच में। तो इस एल्स के अंदर, इस एल्स में कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं होती, एल्स तभी चलेगा जब ये फॉल्स है और ये फॉल्स है, इसका मतलब नंबर 2 ग्रेटर है। तो हम चेक करेंगे नंबर 2 नंबर 1 से तो ग्रेटर मिल गया अभी, क्या नंबर 2 नंबर 3 से भी ग्रेटर है, और अगर ये नंबर 2 नंबर 3 से ग्रेटर होगा तो फिर हम रिटर्न कर देंगे नंबर 2 जो कि वो लार्जेस्ट निकलेगा, और अगर ये वाला फॉल्स हुआ इसका मतलब कि नंबर 3 जो है वो लार्जेस्ट है। ये आपका प्योरली मैथमेटिक्स है, इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो इस तरह से आप देखोगे कि कम से कम एक नंबर तो रिटर्न हो रहा है, या तो नंबर 1 यहाँ से, या तो नंबर 3 यहाँ से, या तो नंबर 2 यहाँ से, और या फिर नंबर 3 यहाँ से। आप देखोगे एक वैल्यू तो रिटर्न हो रही है, ठीक है। ये वाली वैल्यू जो रिटर्न हुई, एक्चुअल में इस बिगेस्ट नाम के वेरिएबल की कोई जरूरत ही नहीं थी तुम्हें, है ना, मैंने ऐसे ही बना दिया फालतू का। खैर, तो ये नंबर 1 नंबर 3 नंबर 2 नंबर 3 इन सब में से कोई एक वैल्यू रिटर्न होगी। इस रिटर्न का मतलब ये है कि रिटर्न का मतलब ये है कि ये फंक्शन जहां से स्टार्ट हुआ था कॉल होना, कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे, हम वहां पे रिटर्न कर जाए, तो हम वहां पे रिटर्न कर गए, यानी हम यहाँ पे आ गए। जब आप यहाँ पे आ गए हो तो हमें साथ में एक नंबर भी लेके आना है, ये इन चारों में से कोई एक, तो मान लो नंबर 1 लेकर आते हैं, तो ये नंबर 1 जो है वो यहाँ पे आके रिटर्न हो गया। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये जो स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ था फंक्शन के कॉल वाला,
ये स्टेटमेंट रिप्लेस हो जाएगा इस वाले नंबर से। मैं दूसरा कलर ले लेता हूं। ये जो फंक्शन कॉल हमने लिखा था, ये फंक्शन का कॉल जो था वो फंक्शन का कॉल रिप्लेस हो जाएगा इस नंबर से। यानी कि यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद एक नंबर आ गया, और अब मैं उस नंबर को कॉपी कर सकता हूँ रिजल्ट नाम के वेरिएबल में। ठीक है, अब क्योंकि इस रिजल्ट नाम के एक वेरिएबल में डेटा आ चुका है, तो मैं अगले लाइन को रिज्यूम कर दूंगा चलाना, जो कि सी आउट था, और सी आउट से मुझे रिजल्ट जो है डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अब चलो इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं क्या हो रहा है। एक दो वेरिएबल मैंने एक्स्ट्रा बना रखा है इस प्रोग्राम में। इसको रन किया, सॉरी लैंग्वेज चूज करने के लिए बोल रहा है मुझे। एंटर, आउटपुट देखते हैं। एंटर द फर्स्ट नंबर, तो मैंने 10 लिया था, तो मैंने 10 लिखा। एंटर द सेकेंड नंबर, तो मैंने 20 लिया था, तो मैंने 20 लिखा। और एंटर द थर्ड नंबर, मैंने 30 लिया था, तो 30 लिखा। तो बिगेस्ट नंबर इज 30। मुझे आउटपुट आ गया है। ठीक है, आपको आंसर पता चल गया इस प्रोग्राम से। इस वाले वेरिएबल की जरूरत नहीं थी आपको, इसको मिटा सकते हो आप। ठीक है, मैं ये प्रोग्राम आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आप लोग इसको एक बार रन करके देख लेना। चलो एक और प्रोग्राम देख लेते हैं। जो दूसरा प्रोग्राम है वो ये है कि मुझे एरिया फाइंड आउट करना है और सरकमफेरेंस फाइंड आउट करना है एक फंक्शन की मदद से। ठीक है, तो चलो इसको रन करा के देख ले क्या है क्या नहीं है। देखो, यहाँ पे मुझे दो टास्क करना था, एक तो था एरिया फाइंड आउट करना, दूसरा टास्क था सरकमफेरेंस फाइंड आउट करना। तो मैंने क्या किया, मैंने एरिया और सरकमफेरेंस नाम के दो अलग अलग फंक्शन को बना दिया है। अब आपको जब एरिया फाइंड आउट करना हो तो एरिया वाले फंक्शन को कॉल कर लो, जब आपको सरकमफेरेंस फाइंड आउट करना हो तो आप सरकमफेरेंस वाले फंक्शन को कॉल कर लो। यहाँ पे देखो बिल्कुल पहले की तरह ये प्रोग्राम, हेडर फाइल लिखोगे, नेम स्पेस लिखोगे, और ये रहा फंक्शन के डिक्लेरेशन। फंक्शन का डिक्लेरेशन अगर आप ध्यान से देखोगे तो फंक्शन का नाम क्या है, एरिया। फंक्शन का नाम क्या है, एरिया। फंक्शन में जो मैंने पैरामीटर लिया है वो किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यूजर जो रेडियस देगा वो हो सकता है डेसिमल वैल्यूज में भी दे दे। प्लस मुझे ये मालूम है फॉर्मूला एरिया का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जहां पे पाई की वैल्यू होती है 3.14, यानी पाई खुद एक फ्लोट वैल्यू है, यानी मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो भी एक फ्लोटिंग टाइप का नंबर मिलेगा, इसलिए मैंने रिटर्न टाइप में फ्लोट लिया है। ठीक है, अगर आप उसको इंट कर दोगे तो वो क्या करेगा, इस 3.14 में से 0.14 को इग्नोर कर देगा, तो इसका आपका रिजल्ट जो है वो गलत आएगा। सिमिलरली सरकमफेरेंस भी आपको निकालना है, तो सरकमफेरेंस में भी एक ही पैरामीटर चाहिए जो कि उसका रेडियस है, और वो रेडियस जो है मैंने फ्लोट टाइप का ले रखा है, और इसका रिटर्न टाइप जो है वो भी फ्लोट टाइप का है। क्यों, क्योंकि मुझे मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, और यहाँ पाई की वैल्यू फिर से 3.14 होगी। ठीक है, अब देखो ये फंक्शन की सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन थी, मैंने इसको डिफाइन नहीं किया है। फिर मेन फंक्शन आया, मेन फंक्शन ही से ही प्रोग्राम स्टार्ट होता है। मैंने रेडियस नाम का एक वेरिएबल बनाया, यूजर्स को एक मैसेज डिस्प्ले किया, और यूजर ने एक रेडियस दे दिया जो कि रेडियस नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर हो गया। अब मुझे सर्कल का एरिया डिस्प्ले करना था, तो मैंने सी आउट में लिखा एरिया ऑफ सर्कल, और यहाँ पर देखो आपको फंक्शन का कॉल दिखेगा। ये फंक्शन का कॉल है, कैसे पता, क्योंकि ये किसी दूसरे फंक्शन में लिखा है, यहाँ पे सेमी कॉलन भी लगा है, और यहाँ पे रिटर्न टाइप भी नहीं लिखा हुआ है, यानी कि ये एक फंक्शन का कॉल है। इसका मतलब यूजर ने जो अभी रेडियस दिया था वो रेडियस मैं पास करूंगा एज ए आर्ग्यूमेंट, और वो वाला रेडियस जो है कॉपी हो जाएगा यहाँ पे जो भी वेरिएबल आपने बना रखा हो तब। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, जब आप फंक्शन को डिक्लेयर करते हो जैसे यहाँ पे, तो आपको सिर्फ रिटर्न टाइप, सॉरी, आपको सिर्फ और सिर्फ डेटा टाइप लिखने की जरूरत है। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, फ्लोट एक्स, और चाहो तो इस एक्स को इग्नोर भी कर सकते हो जब आप डिक्लेयर कर रहे हो। ठीक है, लेकिन जब आप फंक्शन को डिफाइन करते हो उस समय आपको यहाँ पे वेरिएबल का नाम देना जरूरी होता है। तो ऐसा करते हैं कि अपन इतना कंफ्यूजन नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे, हर बार वेरिएबल का नाम और उसका डेटा टाइप भी लिखते चले जाएंगे। तो ये भी लिखोगे तो चलेगा, और यहाँ पे फ्लोट एक्स लिख दोगे तब भी चलेगा। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बताया था थ्योरी में भी
कि जैसे ही फंक्शन का कॉल दिखता है तो उसके बाद के लाइन जो है वो पाउज्ड हो जाते हैं और फंक्शन हमारा प्रोग्राम जो है इसके डेफिनेशन को ढूंढने निकल चलता है। तो हम इसके डेफिनेशन को ढूंढते हैं, तो ये रहा मेरा डेफिनेशन लिखा हुआ। तो हुआ ये कि जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ तो ये वाला स्टेटमेंट जो है पाउज्ड हो गया है, ठीक है, और हमारा यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया, ठीक है। जब आप यहाँ पे लेकर आओगे तो देखो यूजर ने एक रेडियस दिया था जो रेडियस नाम के वेरिएबल में था, वो रेडियस कॉपी हो गया यहाँ पे, ठीक है। और फिर मैंने उसकी बॉडी के अंदर गए, एक एक्सप्रेशन है जो कि इवेल्युएट होगा और वहां से रिटर्न स्टेटमेंट भी लिखा है। रिटर्न का मतलब जब ये कैलकुलेट हो जाए तो आप इसको लेकर वापस वहीं चले जाओ जहां से स्टार्ट किया था, तो यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब सी आउट का ये मैसेज डिस्प्ले होने के बाद ये जो भी आंसर था यहाँ से वो आंसर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जब ये आंसर डिस्प्ले हो गया है तब जाके ये जो स्टेटमेंट पाउज्ड था ये अब चलना शुरू होगा। अब ये जब चलना शुरू होगा तो ये वाला मैसेज डिस्प्ले होगा। उसके बाद एक फंक्शन का कॉल फिर से दिखा, तो हम वापस चले आएंगे यहाँ पर, ठीक है। रेडियस जो यूजर ने दिया था वो इस वाले में कॉपी हो जाएगा, ये कैलकुलेट होगा और वापस जब रिटर्न होंगे हम यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक बात फिर से याद दिला दूं, कल भी बता रखा था कि ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस दोनों अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि ये जो रेडियस है, एक सेकंड, ये जो रेडियस है वो कहाँ डिफाइन किया गया है, कहाँ डिक्लेयर किया गया है? ये रेडियस मेन नाम के फंक्शन में डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। जबकि ये वाला रेडियस कहाँ डिक्लेयर किया गया है? ये वाला रेडियस इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया है। इसका मतलब नाम तो आपको सेम दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में वो अलग अलग है, ठीक है। इसको अगर और डिटेल में आपको जानना हो तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि हम जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो उस प्रोग्राम को एक मेमोरी एलोकेट की जाती है। उस मेमोरी को टोटल 4 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट। पहले पार्ट में जितने भी टेक्स्ट या इंस्ट्रक्शन है प्रोग्राम में वो सब लिखे जाते हैं, ठीक है। दूसरे पार्ट में जितने भी ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं वो सब आता है। तीसरे पार्ट में जितने भी फंक्शन हैं हमारे प्रोग्राम के वो, साथ ही साथ जितने भी लोकल वेरिएबल है वो आते हैं। और लास्ट वाला पार्ट जो है वो हीप कहलाता है जो कि डायनेमिक मेमोरी में यूज होता है। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं स्टैक और इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं हीप। ये हीप जो है डायनेमिक मेमोरी के केस में यूज होता है, अभी फिलहाल अपना इस पे फोकस नहीं है। तो देखो जो फंक्शन आपने बनाया था एरिया नाम का, उसमें आपने लिखा फ्लोट रेडियस, ठीक है। यानी कि ये रेडियस जो है वो कहाँ डिक्लेयर्ड है? एरिया नाम के फंक्शन में। तो फंक्शन वाला जितने वेरिएबल होते हैं वो कहाँ जाता है? यहाँ पर, ठीक है। तो ये आर जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर्ड हुआ। सिमिलरली आपने एक ग्लोबल वेरिएबल बना रखा था मेन, सॉरी, आपने एक दूसरा फंक्शन भी बना रखा है मेन नाम का, उसमें भी एक रेडियस है, तो उसका रेडियस भी यहाँ आएगा। अब ये जो फंक्शन और लोकल वेरिएबल होते हैं एक्चुअल में इसके खुद के भी पार्टीशन होते हैं। यहाँ पे जो है इसके खुद के भी पार्टीशन होंगे। आपके प्रोग्राम में जितने फंक्शन होंगे उन सबको एक फंक्शन, एक स्टैक फ्रेम मिलेगा। तो ये वाला रहा मान लो मेन का स्टैक फ्रेम। उसके बाद हमने एक और फंक्शन बना रखा था एरिया नाम का, तो ये रहा एरिया का स्टैक फ्रेम। एक और फंक्शन था हमारे में सरकमफेरेंस नाम का, तो ये रहा सरकमफेरेंस का स्टैक फ्रेम। मेन के सारे लोकल वेरिएबल यहाँ होंगे, यानी आर रेडियस वाला जो है वो यहाँ है, एरिया का जो रेडियस है वो यहाँ है, सरकमफेरेंस का जो रेडियस है वो यहाँ है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये तीनों रेडियस अलग अलग लोकेशन पे हैं। इसका मतलब नाम तो भले ही सेम दिख रहा हो हमें लेकिन एक्चुअल में ये अलग अलग है। इसको इतना डिटेल में अगर नहीं समझ पा रहे हो तो सिर्फ इतना समझ लो कि वेरिएबल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, लोकल और ग्लोबल। लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल जो किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर्ड है। ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल जो किसी भी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर्ड नहीं होंगे, ठीक है। लोकल वेरिएबल जो है उसकी लाइफ टाइम, या फिर इसके लिए एक वर्ड यूज होता है स्कोप,
वो सिर्फ और सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर है जहां पे वो डिक्लेयर्ड है, जबकि ग्लोबल वेरिएबल जो है वो किसी फंक्शन के अंदर नहीं होता है। इसके मतलब इसका स्कोप या लाइफ टाइम जो है वो पूरे प्रोग्राम में होता है, फुल प्रोग्राम। पूरे प्रोग्राम में आप कहीं पे भी उसको यूज कर सकते हो, जबकि इसका वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ उसी फंक्शन में होगा जहां पे आप उसको यूज करोगे। ठीक है, यानी कि मेन का रेडियस मेन के फंक्शन में ही उसकी पहचान है, दूसरा फंक्शन उसको नहीं जानता। सिमिलरली एरिया का रेडियस सिर्फ एरिया वाले फंक्शन में ही पहचान है उसकी, उसको दूसरा प्रोग्राम दूसरा फंक्शन नहीं जानता। ठीक है, तो नाम आप सेम रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब इसको रन करके देख लेते हैं प्रोग्राम। मैंने इसको रन किया, लैंग्वेज सेलेक्ट करने बोल रहा है, मैंने सी प्लस प्लस सेलेक्ट कर लिया। ये रहा आपका आउटपुट, एंटर रेडियस। तो रेडियस मान लो मैंने 5 दिया है, एंटर प्रेस किया तो एरिया भी मुझे डिस्प्ले कर दिया है और सरकमफेरेंस भी मुझे